मेरा नाम अकरम बशीर है। मैं 44 साल का हूं और पेशे के लिहाज से एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हूं। मेरा काम रावलपिंडी कंटोनमेंट के अंदर एक फौजी सप्लाई वेयरहाउस की निगरानी करना है। ये एक सील शुदा और बंद वेयरहाउस है जिसके अंदर आम लोगों का दाखिला मुकम्मल तौर पर मना है। मेरी ड्यूटी रात की होती है, जो शाम 7 बजे शुरू होती है और अगली सुबह 7 बजे तक मुसलसल चलती है। 12 घंटे की इस लंबी नाइट शिफ्ट में मैं इस बहुत बड़ी और सुनसान जगह पर बिल्कुल अकेला होता हूं। मेरे पास सिर्फ एक वायरलेस रेडियो, एक बड़ी टॉर्च, एक लॉग बुक और वो अजीबो-गरीब खामोशी होती है जो ऐसी बहुत बड़ी और खाली इमारतों में रात के वक्त खुद ब खुद पैदा हो जाती है। ये आम खामोशी नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसी भारी खामोशी होती है जो तब बनती है जब किसी बड़ी इमारत के अंदर रखी हुई चीजें बहुत लंबे अरसे तक अपनी जगह से ना हिली हों। वहां की हवा तक एक जगह ठहर जाती है और इंसान को अपनी सांस लेने की आवाज भी कानों में हथौड़े की तरह लगती है। मैं एक आम सा मजदूर आदमी हूं और मेरी जिंदगी में इन अजीब बातों के लिए पहले कभी कोई जगह नहीं थी, लेकिन इस वेयरहाउस ने मेरे जहन में एक ऐसा खौफ डाल दिया है जिसे मैं कभी किसी आम अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स कोई आम गोदाम नहीं है, बल्कि ये जगह इंतहाई वसी और फैली हुई है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 बड़े मेन स्टोरेज हॉल्स बने हुए हैं। इनमें से हर एक हॉल इतना बड़ा है कि उसमें आराम से एक पूरा क्रिकेट ग्राउंड बनाया जा सकता है। ये तीनों बड़े हॉल्स आपस में लंबे और छत वाले कॉरिडोर्स के जरिए जुड़े हुए हैं। इन हॉल्स के बाहर एक बहुत बड़ा खुला यार्ड है जिसमें पुराने लोहे के कंटेनर्स रखे हुए हैं। ये कंटेनर्स 2 और 3 की ऊंचाई तक एक दूसरे के ऊपर रखकर लंबी कतारों में सजाए गए हैं, जिसकी वजह से यार्ड के अंदर छोटी छोटी तंग गलियां बन गई हैं। इस पूरे कंपाउंड को एक बहुत ऊंची और मजबूत बाउंड्री वॉल ने घेरा हुआ है। उस दीवार के बिल्कुल ऊपर जंग आलूद कंटीली तार बिछी हुई है। रावलपिंडी की सर्द रातों में जब तेज ठंडी हवा चलती है तो इन जंग आलूद कंटीली तारों से हवा गुजरते हुए एक अजीब सीटी और गुनगुनाने की आवाज पैदा करती है, जो इस सुनसान माहौल में इंतहाई डरावनी लगती है। जब भी रात के अंधेरे में ये तार बजती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई इस दीवार को बाहर से फलांगने की कोशिश कर रहा हो। ये पूरा माहौल किसी भी आम इंसान के दिल में डर बिठा देने के लिए काफी है। मेरी ड्यूटी का असल मरकज इस वेयरहाउस के मेन गेट पर बना हुआ एक छोटा सा गार्ड हट है। वहां एक चेयर, एक पुरानी टेबल और मेरा सामान रखा होता है। इस गार्ड हट से मुझे अपनी 12 घंटे की शिफ्ट के दौरान टोटल 4 बार मुकम्मल पेट्रोल गश्त करना होता है। हर 3 घंटे के बाद मैं अपनी टॉर्च उठाता हूं और इस पूरे यार्ड का मुकम्मल चक्कर लगाता हूं। इस गश्त के दौरान मुझे उन लोहे के कंटेनर्स की तमाम लंबी कतारों के अंदर जाकर चेक करना होता है कि सब ठीक है। मुझे उन तीनों बड़े हॉल्स के भारी दरवाजे चेक करने होते हैं, पूरी बाउंड्री वॉल के साथ साथ चलकर तसल्ली करनी होती है और फिर वापस हट में आकर लॉग बुक के अंदर अपनी आखिरी रिपोर्ट ठीक तरह से दर्ज करनी होती है। इसके अलावा मुझे हर 2 घंटे के बाद सेंट्रल सिक्योरिटी ऑफिस के साथ अपने वायरलेस रेडियो पर चेक इन करना होता है और उन्हें बताना होता है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। ये सब काम सुनने में आसान लगता है, लेकिन रात के 2 बजे जब सर्दी अपने उरूज पर होती है और अंधेरा इतना गहरा होता है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, उस वक्त उन ऊंचे कंटेनर्स के दरमियान अकेला चलना किसी अजाब से कम नहीं होता। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी कैमरास का निजाम भी है। टोटल 16 कैमरास इस यार्ड, कॉरिडोर और हॉल ए के अंदर वाले हिस्से को कवर करते हैं। हॉल बी और हॉल सी के अंदर कोई कैमरा नहीं लगा। वहां सिर्फ उनके बाहर वाले दरवाजों पर कैमरा मौजूद हैं। इन तमाम कैमरास की लाइव फुटेज मेरे गार्ड हट के मॉनिटर पर चल रही होती है। ये सारी रिकॉर्डिंग एक हार्ड ड्राइव में सेव होती है, जिसे सुपरवाइजर हर हफ्ते यहां आकर निकालता है। आमतौर पर इन स्क्रीन्स पर सिवाय अंधेरे या मिट्टी के कुछ नजर नहीं आता। मॉनिटर की वो ठहरी तस्वीरें देखकर नींद आने लगती है। इसीलिए मैं गश्त करने को तरजीह देता हूं, ताकि मेरा जिस्म हरकत में रहे और नींद ना आए। मुझे इस मखसूस पोस्ट पर काम करते हुए ठीक 4 महीने गुजर चुके हैं। शुरू के जो पहले 2 महीने थे वो इंतहाई आम और सुकून वाले थे। उन 2 महीनों में यहां कोई भी गैर मामूली या अजीब वाकया पेश नहीं आया। लंबी, ठंडी और इंतहाई बोर कर देने वाली रातें थीं। मैं अपनी थर्मस में लाया हुआ गर्म चाय का कप पीता था। अपना पुराना एएम रेडियो बहुत धीमी आवाज में चलाता था ताकि खामोशी का एहसास कम हो सके।
खामोशी में सिर्फ दूर किसी मेन जीटी रूट पर चलने वाली किसी भारी ट्रक या गाड़ी के टायरों की आवाज आती थी, या फिर कभी कभार ऊपर आसमान से फौजी जहाजों के गुजरने की आवाज आती थी। इस पूरे वेयरहाउस में सबसे ज्यादा जिंदा चीज सिर्फ एक आवारा बिल्ली थी, जो शायद उन लोहे के कंटेनर्स की लंबी कतारों के दरमियान कहीं रहती थी और कभी कभी रात को कचरा ढूंढने निकल आती थी। बिल्ली को देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली होती थी कि कम से कम यहाँ इस सुनसान जगह पर मैं अकेला जिंदा वजूद नहीं हूँ। मैं उन पहले 2 महीनों की हिफाजत को बहुत आम और आसान समझता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये सिर्फ आने वाले वक्त के खौफ की एक छोटी सी तैयारी थी। पहली दफा जब मैंने उस चीज को देखा तो मुझे लगा कि शायद वो मेरा अपना ही साया है, जो अंधेरे में थोड़ा लंबा और अजीब लग रहा है। ये मेरे तीसरे महीने के दूसरे हफ्ते की बात है। रात के ठीक 12 बज चुके थे और मैं अपना मिडनाइट पेट्रोल गश्त कर रहा था। मैं कंटेनर रो सी और रो डी के बिल्कुल दरमियान चल रहा था और मेरी भारी टॉर्च की रोशनी मेरे आगे आगे फर्श और लोहे के जंग तो रोशन कर रही थी। जब मैं उन कंटेनर्स की कतार के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर पहुंचा तो ठीक 2 कंटेनर्स के दरमियान मुझे एक बहुत लंबा और बिल्कुल काला वजूद सीधा खड़ा हुआ नजर आया। मैंने फौरन अपने कदम रोक लिए, लेकिन जैसे ही मेरी टॉर्च की तेज सफेद रोशनी ठीक उस वजूद के ऊपर पड़ी, वो एक ही लम्हे में वहां से मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। उसने भागने की कोई हरकत नहीं की, वहां फर्श पर कदमों की कोई आवाज पैदा नहीं हुई। वो बस अचानक वहां मौजूद ही नहीं था। 1 सेकंड पहले वो वहां वाज़े तौर पर खड़ा था और दूसरे ही सेकंड में वहां सिर्फ खाली हवा और लोहे के ठंडे कंटेनर्स बचे थे। मेरा दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाया और आहिस्ता आहिस्ता चलकर ठीक उस जगह पहुंचा जहां मैंने उस काले वजूद को खड़े देखा था। वहां जमीन पर कुछ भी नहीं था। कंटेनर्स के उन सिरायों के दरमियान सिर्फ खुली और कच्ची जमीन थी, जहां छुपने की बिल्कुल कोई जगह नहीं थी। अगली कतार वहां से तकरीबन 5 मीटर की दूरी पर थी और किसी भी इंसान के लिए इतनी जल्दी बिना आवाज पैदा किए भागकर वहां पहुंचना मुकम्मल तौर पर नामुमकिन था। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी को हर सिमत में घुमाया, हर नजर आने वाले कंटेनर के पीछे चेक किया, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं वापस अपने हट में आया और मैंने लॉग बुक में ये सिर्फ एक शैडो इफेक्ट यानी रोशनी के साये का धोखा लिखकर दर्ज कर दिया। मैं खुद को मुसलसल ये तसल्ली देता रहा कि इन जंग आलूद लोहे के कंटेनर्स पर जब टॉर्च की तेज रोशनी पड़ती है तो अजीबोगरीब किस्म के साये बनते हैं और ये मेरी अपनी आंखों का धोखा है। मैंने खुद से कहा कि मैं इस खाली और सुनसान जगह पर मुसलसल अकेले नाइट शिफ्ट करके शायद थोड़ा जहनी थकावट का शिकार हो गया हूं और मेरा दिमाग अजीब चीजें बना रहा है। लेकिन ठीक 4 रातों के बाद ये वाकया दोबारा पेश आया। इस बार मैं एक अलग कंटेनर की कतार में था, लेकिन मंजर बिल्कुल वही पहले जैसा था। वही बहुत लंबा, बिल्कुल काला और ठीक सीधा खड़ा हुआ वजूद मेरे सामने अंधेरे में मौजूद था और ठीक उसी तरह जैसे ही मेरी टॉर्च की रोशनी उस पर गिरती, वो ठीक उसी वक्त वहां से अचानक गायब हो जाता। लेकिन इस दूसरी बार मैंने एक ऐसी चीज नोटिस की जो मैं पहली बार घबराहट में नहीं देख सका था। उस काले साये का कद किसी भी आम इंसान के कद के बराबर नहीं था। वो बहुत ज्यादा लंबा था। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि इन कंटेनर्स की ऊंचाई 2.5 मीटर है, क्योंकि मैंने इन्हें करीब से देखा था। लेकिन वो जो भी वजूद वहां खड़ा था, उसका सर और उसके दोनों कंधे उन 2.5 मीटर ऊंचे कंटेनर्स की छत से भी ऊपर वाज़ा तौर पर नजर आ रहे थे। इस बात ने मेरे बचे खुचे होश भी उड़ा दिए। कोई भी इंसान इतना लंबा नहीं हो सकता कि वो 2.5 मीटर ऊंचे लोहे के डब्बे से भी ऊपर निकल जाए। ये बात मुकम्मल तौर पर गैर फितरी और गैर इंसानी थी, जिसने मेरे अंदर एक सच्चा और गहरा खौफ पैदा कर दिया। अगली सुबह जब मेरी शिफ्ट खत्म हुई और डे शिफ्ट वाला गार्ड परवेज अपनी ड्यूटी पर आया, तो हैंड ओवर के वक्त मैंने डरते डरते उससे इस बात का जिक्र कर दिया। मैंने उसे तफसील से बताया कि मैंने रात को उन कंटेनर्स के दरमियान क्या देखा है। परवेज मेरी बात बहुत गौर से सुनता रहा। उसने अपने कप में चाय को आहिस्ता आहिस्ता चम्मच से हिलाया और फिर बहुत संजीदगी से मेरी आंखों में देखकर बोला कि उसने भी बिल्कुल वही लंबा साया सुबह 5 बजे के करीब 2 दफा देखा है। उसने बताया कि वो साया हमेशा उन्हीं कंटेनर्स की कतारों के दरमियान होता है और जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ती है, वो मुकम्मल गायब हो जाता है। हम दोनों ने एक दूसरे को ये तसल्ली दी कि ये शायद यहाँ की लाइटिंग का मसला है। हम में से किसी ने भी रजिस्टर में इसकी कोई प्रॉपर ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं लिखी। हम दोनों ही खुद को एक कमजोर या डरपोक आदमी के तौर पर पेश नहीं करना चाहते थे, जो नाइट शिफ्ट के अकेलेपन से डर गया हो। फौजी ठेके वाले सिक्योरिटी गार्ड्स में डर का इजहार करना अच्छी बात नहीं समझी जाती। तीसरे महीने के आखिर तक मैं उन अजीब और खौफनाक मखलूकात को 11 बार देख चुका था। वो हमेशा कंटेनर्स के दरमियान खड़े होते और रोशनी पड़ते ही अचानक गायब हो जाते। लेकिन अब मैंने एक नया पैटर्न देखा,
जिसे मैं रोशनी का धोखा नहीं कह सकता था। जब मैं एक काले साए को सामने खड़े देखता और फौरन अपनी टॉर्च घुमाता तो दाएं और बाएं कतारों में अंधेरे के अंदर बिल्कुल वैसे ही दूसरे कई लंबे साए चुपचाप मेरा इंतजार करते। उन सब का कद 2.5 मीटर से लंबा था और वो तमाम साए टॉर्च की रोशनी पड़ते ही फौरन एक साथ गायब हो जाते थे। मेरी ड्यूटी इस रावलपिंडी कंटोनमेंट के अंधेरे और वसी वेयर हाउस में चौथे महीने में दाखिल हो चुकी थी। ये जनवरी का महीना था और दिन मंगल का था। रावलपिंडी की जनवरी की रातें इतनी सख्त और ठंडी होती हैं कि हवा सीधा हड्डियों तक असर करती है। रात के ठीक 1 बज रहे थे और मैं अपनी रूटीन की गश्त पर निकला था। आसमान बिल्कुल साफ था और सर्दी इस कदर शदीद थी कि मेरे हर सांस लेने पर मेरे मुंह से धुआं निकलकर मेरी टॉर्च की रोशनी के आगे फैल रहा था। मेरी भारी वर्दी के बावजूद ठंडक मेरी खाल को बर्फ कर रही थी। मैं लोहे के उन ऊंचे कंटेनर्स की कतारों के दरमियान कच्ची बजरी पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। जब मैं चलते चलते कंटेनर कतार F के आखिरी हिस्से पर पहुंचा तो मेरे कदम अचानक वहीं जमीन पर जम गए। मैं मुकम्मल तौर पर रुक गया क्योंकि इस दफा सामने का मंजर मुख्तलिफ था। कतार के आखिरी 2 कंटेनर्स के दरमियान बिल्कुल ठीक सामने एक लंबा साया खड़ा था, लेकिन इस बार जैसे ही मेरी टॉर्च की तेज सफेद रोशनी उस पर पड़ी वो वहां से गायब नहीं हुआ। वो वहीं अपनी जगह पर ठहरा रहा। वो मुकम्मल तौर पर रोशनी के दायरे में वाजा खड़ा था, बिना हिले अपनी जगह पर ठीक कब्जा किए हुए। और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वो मुझे देख रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर आंख, नाक या मुंह जैसा कुछ नहीं था, वहां सिर्फ घुप अंधेरा था। लेकिन किसी अजीब और नफसियाती तरीके से मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन था कि उसकी पूरी तवज्जो मुझ पर मरकूज है। वो मुझ पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि मेरा दिमाग उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। वो आराम से अपने साथ वाले 2.5 मीटर ऊंचे कंटेनर से पूरा 1 मीटर लंबा था। इसका सीधा सा मतलब था कि उसकी लंबाई तकरीबन 3.5 मीटर थी। इस दुनिया की कोई भी मखलूक इतनी लंबी नहीं होती जिसका मुझे कोई नाम मालूम हो। उसका वजूद पीछे के अंधेरे के मुकाबले में बहुत वाज़ा और तीखा था। उसमें कोई खड्डो खाल नहीं थे, बस एक ऐसी घनी और ठोस तारीकी थी जो रात के अंधेरे से भी ज्यादा सियाह थी। वो शक्ल मेरी टॉर्च की रोशनी को वापस पलटने के बजाय जज्ब कर रही थी, जैसे हवा में सुराख हो। मैं अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा था। मैं नहीं हिला और ना ही वो वजूद हिला। 15 सेकंड गुजरे, फिर 20 सेकंड गुजर गए। एक मुकम्मल और भारी खामोशी उस यार्ड में छा गई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी ठहरी हुई सरगर्मी के साथ जो किसी भी अचानक हरकत से ज्यादा खौफनाक थी, उसने अपना रुख मोड़ा। वो आहिस्ता से घूमा और मुझसे दूर कंटेनर की कतार के आखिरी सिरे के इर्द गिर्द चलने लगा। उसके चलने का अंदाज इस कदर गलत था कि मैंने उसे लफ्जों में बयान करने से पहले ही अपने जिस्म में महसूस कर लिया। उसकी हर कदम की लंबाई किसी भी आम चलने वाले से बहुत ज्यादा लंबी थी। उसका वजन जमीन पर उस तरह नहीं पड़ रहा था जिस तरह किसी भी चलने वाली चीज का पड़ता है। वहां बजरी पर कदमों की कोई आवाज नहीं थी। वो बिल्कुल बेआवाज हवा के ऊपर तैरते हुए गैर फितरी अंदाज में चल रहा था। उसकी मूवमेंट में एक अजीब सा झटका और लंबा खिंचाव था जो बिल्कुल मेरी इंसानी समझ और दिमाग की कुव्वत से बाहर था। मैं उस खौफ को और जिस्म को सुन करने वाली हालत को समझने में मुकम्मल नाकाम था, लेकिन इस सब के बावजूद मैंने उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। मैं आज तक खुद को इस बात की ठीक वजाहत नहीं दे सका कि मैंने उसे फॉलो क्यों किया। ये मेरी कोई बहादुरी नहीं थी और ना ही मेरी ड्यूटी की कोई जिम्मेदारी थी। ये कुछ ऐसा था जैसे मुझे आगे की तरफ खींचा जा रहा हो। एक ऐसी कशिश या कशमकश थी जैसे किसी और ने मेरे जिस्म का फैसला मेरे दिमाग से पहले ही कर लिया हो। मैं अपने कांपते कदमों के साथ उस कंटेनर के सिरे से घूमकर खुले यार्ड में आया। सामने वो लंबा वजूद बिना किसी जल्दी के उसी गैर फितरी और लंबी चाल के साथ सीधा हॉल बी की तरफ बढ़ रहा था। और तब मेरी नजर बाएं और दाएं तरफ गई। मेरे दोनों तरफ मौजूद बाकी कंटेनर्स की कतारों के दरमियान से अंधेरे में डूबे हुए मजीद साए आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे थे। एक के बाद एक वो सब खुले यार्ड में आ गए। वो तमाम कदावर साए एक ही सिमत में सफ बंद कर चल रहे थे। उन सब का रुख हॉल बी की तरफ था, जैसे वो इस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि प्रोसेशन शुरू हो। वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे उन्हें मेरा इस जगह पर आने का पता था और ये तय था कि जब मैं उन्हें फॉलो करूंगा तो ये प्रोसेशन शुरू होगा। मैं डरते डरते हॉल बी के उस बड़े और भारी लोहे के दरवाजे तक पहुंचा। इस दरवाजे पर हमेशा एक मोटी जंजीर और बड़ा पैडलॉक ताला लगा होता था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वो पैडलॉक ताला बिल्कुल ठीक था। किसी ने उसे तोड़ा या काटा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो भारी दरवाजा अंदर की तरफ मुकम्मल खुला हुआ था। जंजीर दरवाजे के दोनों हैंडल्स के दरमियान से इस तरह लटक रही थी जैसे किसी ने ठीक चाबी से ताला खोलकर जंजीर निकाल ली हो और दरवाजा आराम से खोल दिया हो।
हॉल बी के अंदर की तारीकी आम अंधेरे जैसी नहीं थी। वो बिल्कुल उन सायों के जैसी ठहरी हुई, वजनी और स्याह तारीकी थी। उस डार्क हॉल के अंदर कुछ ऐसा था जो सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि ऐसी ठहरी हुई घनी फजा थी जिसे देखकर साफ लगता था कि वहां पहले से कोई बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। ये जगह आबाद थी उन कदीम मखलूकात से जिनकी खामोशी चीख रही थी। मेरा दिल सीने में किसी पंछी की तरह सी थी। वहां हॉल में सिर्फ मैं और उन जिन्नात का स्याह वजूद था। मैंने अपनी कब्रों जैसी खामोशी में अपने होठों को हरकत दी। मैंने जितने भी अरबी के हुरूफ और दुआएं याद की थीं वो मैंने पढ़ना शुरू कर दी। आयतुल कुर्सी, चारों कुल, कलमा, जो कुछ भी मेरे दिमाग में आया मैंने बेतहाशा पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ इस बुरी तरह कांप रही थी और मेरे होंठ इस तरह लरज रहे थे कि अल्फाज ठीक से मेरी ज़बान से अदा नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने उन पाक अल्फाज की तिलावत जारी रखी, मुझे अपने इर्द गिर्द के उस खू अंधेरे में दबाव तब्दील होता महसूस हुआ। वो साए वहां से मुकम्मल पीछे नहीं हटे, लेकिन उन्होंने अपने आप को तरतीब दोबारा दी। ये बिल्कुल वैसा था जैसे किसी बहुत बड़े हुजूम ने एहतराम में एक कदम पीछे किया हो, लेकिन वो उस जगह को छोड़कर बिल्कुल नहीं गए। उन्होंने मेरे लिए थोड़ी सी जगह पैदा की, लेकिन अपनी अदम मौजूदगी ख़त्म नहीं की। वो इतने पुरसकून और सब्र करने वाले थे जैसे इस दुनिया का सारा वक्त सिर्फ उन्हीं का हो और उन्हें मेरे सामने सालों खड़े रहकर इंतजार करने में कोई जल्दी ना हो। बिना किसी बटन दबाए मेरी टॉर्च अचानक खुद ब खुद ऑन हो गई। उसकी सफ़ेद रोशनी अपनी पूरी तेज़ी के साथ मुसलसल जलने लगी। मैंने अपनी कांपती हुई सांसों के साथ उस रोशनी में पूरे हॉल बी को देखा। वो हॉल मुकम्मल तौर पर खाली था। वहां अब कोई नहीं था, न कतारें, न साए और न ही कोई लंबा वजूद। हर तरफ सुनसान हवा और वही आम गोदाम वाली खामोशी थी। मैंने घूमकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। मेरी टांगें इस कदर बेजान और सुन हो चुकी थी कि मुझे उनके जमीन पर पड़ने का एहसास तक नहीं हो रहा था। मैंने किसी तरह खिसकते हुए कदम बाहर रखे, वापस उस खुले यार्ड में आया और हॉल बी की बाहर वाली कंक्रीट की दीवार के साथ नीचे टेक लगाकर जमीन पर बैठ गया। मैं वहां से 1 इंच भी नहीं हिला और ना ही सुबह 7 बजे की शिफ्ट तब्दील होने तक अपनी उस टॉर्च का बटन एक बार भी बंद किया। मैं वहां सिर्फ और सिर्फ बुत बनकर बैठा रहा। उस तारीकी में सुबह के 7 बजे जब मेरी शिफ्ट खत्म हुई और परवेज अपनी ड्यूटी पर आया तो मैंने उससे एक लफ्ज भी नहीं बोला। मैं मुकम्मल खामोशी के साथ हैंडओवर चेकलिस्ट पर निशान लगाता रहा, रजिस्टर पर अपने दस्तखत किए और अपना सामान उठाकर वहां से निकल आया। जनवरी की ठंडी और चमकती हुई धूप में मैं अपनी मोटरसाइकिल पर रावलपिंडी की मशरूफ सड़कों और सुबह के ट्रैफिक में से गुजरता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। सूरज की रोशनी और शहर के शोर में रात का वो शदीद खौफ थोड़ा धुंधला होने लगा था। मैं गाड़ियों के धुएं और हॉर्न की आवाज़ों के दरमियान खुद को मुसलसल ये तसल्ली दे रहा था कि हॉल बी में जो कुछ भी मैंने देखा और महसूस किया वो मेरी अपनी जहनी थकावट का नतीजा था। मैंने खुद को बार बार समझाया कि अकेलापन और नींद की कमी इंसान के दिमाग को धोखा देती है और पैनिक अटैक पैदा करती है। वो हॉल अंदर से बिल्कुल खाली था क्योंकि वो हमेशा से खाली ही रहता था। मैं उन जिन्नात और सायों के वजूद से मुकम्मल इनकार करके अपने दिमाग को ठीक करने की बस नाकाम कोशिश कर रहा था। आज यहां इस वाक़े को ठीक 3 दिन गुजर चुके थे जब मेरी सिक्योरिटी कंपनी के सुपरवाइजर रिजवान साहब ने मुझे अचानक सदर में वाक़ अपने मेन ऑफिस में बुला लिया। जब मैं दिन के वक्त उनके कमरे में दाखिल हुआ तो उनकी ऑफिस टेबल पर उनका लैपटॉप खुला हुआ था और उनका चेहरा इंतहाई संजीदा, खामोश और परेशान था। उनके चेहरे पर एक ऐसे आदमी के तासुरात वाज़ेह थे जिसने अभी स्क्रीन पर कोई ऐसी नाकाबिले यकीन चीज़ देखी हो जिसे ऑफिशियल कागज़ों में फाइल करना उसके बस की बात ना हो। उन्होंने मुझे सामने रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और बहुत ठहरी हुई आवाज़ में मुझे बताया कि हर हफ्ते जो सीसीटीवी फुटेज की रूटीन चेकिंग होती है उसमें इस मंगल की रात वाली रिकॉर्डिंग में एक बहुत अजीब और गैर मामूली अनोमली रिकॉर्ड हुई है। उन्होंने गहरी सांस ली और मुझसे कहा कि वो चाहते हैं कि मैं खुद अपनी आंखों से वो वीडियो उनके साथ बैठकर यहां देखूं। मेरा दिल एकदम से सीने में बैठ गया क्योंकि मैं जानता था कि उस रात अंधेरे यार्ड और हॉल में क्या खौफनाक वाकया पेश आया था। सच। रिजवान साहब ने आहिस्ता से माउस पर क्लिक किया और वीडियो प्ले की। यह हॉल बी के बाहर लगे हुए एक्सटीरियर कैमरा की ब्लैक एंड व्हाइट रिकॉर्डिंग थी। इस कैमरा का फिक्स्ड एंगल ठीक दरवाजे और उस तक आने वाले खुले यार्ड को अच्छी तरह कवर करता था। स्क्रीन के नीचे वक्त ठीक 1:23 AM यानी 1:23 AM दिखा रहा था। मैंने स्क्रीन पर खुद को उस खुले यार्ड को पार करते हुए हॉल बी की तरफ जाते देखा। मेरे हाथ में टॉर्च थी और मैं ठीक दरवाजे तक पहुंचकर उसके अंदर दाखिल हुआ।
लेकिन जो मंजर मेरे दाखिल होने के ठीक पीछे वहां स्क्रीन पर चल रहा था, उसने मेरे जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया और मेरी सांस बंद कर दी। मेरे ठीक पीछे उन लोहे के कंटेनर्स की कतारों से निकलकर दर्जनों लंबे, भारी और स्याह साए ठीक मेरी ही सिमत में चल रहे थे। वो पूरे यार्ड में फैले हुए थे और मेरे पीछे हॉल बी के दरवाजे तक पहुंचे। एक के बाद एक तमाम खौफनाक और लंबे वजूद हॉल के अंदर दाखिल होते गए, यहां तक कि यार्ड मुकम्मल खाली हुआ और दरवाज़ा खुद बंद हुआ। रिजवान साहब ने फौरन वीडियो को वहीं पॉज कर दिया और मेरी तरफ चुपचाप घूर कर देखा। मेरी नज़रें उस फ्रोजन स्क्रीन पर बिल्कुल जम चुकी थीं, उस खाली और तारीक यार्ड पर जहां चंद सेकंड पहले वो अशुफ्ता मखलूकात चल रही थीं और अब वहां बिल्कुल कुछ नहीं था। उन्होंने बहुत आहिस्ता से मुझसे पूछा कि उस रात जब मैं उस दरवाजे के जरिए उस हॉल के अंदर दाखिल हुआ था तो मैंने असल में वहां क्या देखा था और मेरे साथ वहां क्या पेश आया था। मैंने उनसे कुछ नहीं छुपाया और उन्हें पहले दिन से लेकर आखिर तक पूरा सच बता दिया। पिछले 4 महीनों में जो पहली दफ़ा मुझे लंबा साया नजर आया था, वहां से लेकर उस मंगल की रात हॉल के अंदर उन कतारों को देखने और फिर सुबह 7 बजे तक बाहर दीवार के साथ डर कर बैठने तक मैंने उन्हें एक एक तफसील ठीक से बता दी। रिजवान साहब मेरी पूरी बात मुकम्मल खामोशी से सुनते रहे। उन्होंने मेरी किसी बात के दरमियान मुझे नहीं टोका। जब मैं चुप हुआ तो उन्होंने आहिस्ता से अपना लैपटॉप बंद किया और बहुत देर तक कमरे में मुकम्मल और ठहरी हुई खामोशी रही। बहुत देर गहरी सोच में रहने के बाद रिजवान साहब ने मुझे बताया कि हॉल बी के अंदर फौजी कवानीन के तहत कोई कैमरा मौजूद नहीं है। उन ठीक 28 मिनटों तक मैं उन जिन्नात के साथ उस अंधेरे हॉल में किस हालत में था और मेरे साथ वहां क्या हो रहा था, ये किसी भी रिकॉर्डिंग का हिस्सा नहीं था और कोई नहीं देख सकता था कि अंदर असल में क्या हुआ। फिर उन्होंने दोबारा लैपटॉप खोला और वीडियो को आगे की तरफ फॉरवर्ड किया। स्क्रीन पर वक्त तेजी से बदला और ठीक 1:51 AM हुआ और दरवाजे वाले कैमरे ने मुझे अकेला हॉल बी से शदीद घबराहट की हालत में बाहर निकलते हुए दिखाया। लेकिन जो बात इस पूरी रिकॉर्डिंग में सबसे ज्यादा दहशतनाक और दिमाग को सुन कर देने वाली थी, वो ये कि मेरे पीछे आने वाला यार्ड मुकम्मल तौर पर खाली था। जब मैं बाहर आया तो मेरे पीछे एक भी साया, एक भी काला वजूद या कोई भी लंबा जिन उस दरवाजे से बाहर नहीं निकला। पूरा यार्ड खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दर्जनों जिन्नात मेरे बाहर आने के बाद भी वहीं उस हॉल के गुप्त अंधेरे में मुकम्मल ठहर गए। उस गैर मामूली और खौफनाक रिकॉर्डिंग को देखने के बाद रिजवान साहब ने बगैर कोई शोर मचाए या ऑफिशियल शिकायत दर्ज किए ये मामला चुपचाप फौजी लियाजॉन ऑफिसर तक पहुंचा दिया, जो इस पूरे वेयरहाउस के सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट का इंचार्ज था। अगले ही दिन 2 बावर्दी फौजी अफसरान हमारे उस छोटे से ऑफिस में आए। उन्होंने किसी किस्म के तासुरात या डर का इजहार किए बगैर वो सीसीटीवी फुटेज लगातार 3 बार इंतहाई गौर से देखी। उनके चेहरे पर ना खौफ था और ना ही कोई हैरत थी। उन्होंने रिजवान साहब से सिर्फ टेक्निकल सवालात पूछे, जैसे कि इस बाहर वाले कैमरे की लेंस क्वालिटी क्या है, व्यू एंगल कितना वसी है और रात की ठंड में लाइटिंग का क्या हिसाब होता है। इस छोटी सी तहकीक के बाद उन्होंने बगैर कोई लंबी वजाहत दिए वो मेन हार्ड ड्राइव कंप्यूटर से निकालकर अपने कब्जे में ले ली। उन्होंने एक ऑफिशियल रसीद पर ठहरी हुई स्याही से दस्तखत किए और रिजवान साहब को सख्त आवाज में कहा कि यह सब कुछ सिर्फ एक कैमरा आर्टिफैक्ट यानी रिकॉर्डिंग की आम सी खराबी है और यह संगीन मामला अब यहीं पर मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए बंद हो चुका है मेरे भाई। लेकिन उन अफसरान की आंखें और उनके सख्त चेहरे साफ बता रहे थे कि वो इस सफेद झूठ पर 1 सेकंड के लिए भी खुद यकीन नहीं करते थे। उस दिन के खत्म होते ही मुझे मेरी कंपनी की तरफ से फौरन एक दूसरी और बिल्कुल नई पोस्ट पर ट्रांसफर कर दिया गया। ये नई पोस्ट बहरिया टाउन के अंदर एक बहुत बड़े और हर वक्त मसरूफ रहने वाले कमर्शियल प्लाजा की थी। ये जगह दिन रात रोशन, आबाद और लोगों के शोर से भरी रहती थी, जहां अंधेरे का कोई वजूद नहीं था। रिजवान साहब ने बिना मेरी किसी दरख्वास्त के ये तबादला खुद किया था। उन्होंने ऑफिशियल पेपर पर इस अचानक तबादले की कोई ठीक वजाहत नहीं लिखी थी, बस चुपचाप मेरी ड्यूटी की जगह बदल दी थी। जब मैंने इस एहसान के लिए उनके ऑफिस जाकर उनका शुक्रिया अदा किया तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर बस आहिस्ता से एक इंतहाई गहरा जुमला कहा, कुछ जगहों पर जो होता है उसका कोई नाम नहीं होता अकरम, और जो नाम नहीं होता उसे कभी ऑफिशियल लॉग बुक में रिपोर्ट नहीं किया जाता। मैं उनकी इस बात का मतलब ठीक से समझ गया था। उस मिलिट्री वेयरहाउस में ऐसी कदीम मखलूकात का वजूद सच में एक बड़ी संगीन हकीकत है। आज भी मैंने खामोशी से नई ड्यूटी ज्वाइन कर ली ताकि आम जिंदगी शुरू हो। मेरी नई मसरूफ ड्यूटी को शुरू हुए मुकम्मल 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन मेरी रातों की ठहरी हुई नींद वापस नहीं आई थी।
मुझे सोते हुए कोई बुरे ख्वाब या डरावने नाइटमेयर्स नहीं आते थे। बस मैं अपने घर, जो रावलपिंडी के पुराने इलाके ढोक खला खान में वाक़या है, वहां रात भर अपने छोटे से कमरे में अंधेरे में सीधा लेटकर छत को घूरता रहता था। मेरी शदीद बेख्वाबी की असल वजह यह नहीं थी कि मैं उस अंधेरे और उन काले सांवों से डरा हुआ था। मुझे जो चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो एक मखसूस खौफनाक सोच थी जो मेरे दिमाग में मुसलसल आती थी। जिस तरह वो तमाम जिन्नात उस हॉल बी में सफ बंद कर कतारों में बिल्कुल ठीक खड़े थे, वो वहां रैंडमली जमा नहीं थे, बल्कि उनकी एक ठहरी हुई तरतीब बरात थी। उनका स्याह वजूद ऐसा था जैसे उनके अंदर कदीम फौजी स्ट्रक्चर, मजबूत हायरार्की और वसी मकसद मौजूद हो। ये सोच मुझ पर हावी रहती थी कि उन जैसी ताकतवर मखलूक इतनी मुनज़्ज़म शक्ल में किस अजीम वक्त के लिए जमा हो रही थी। मेरे तबादले के ठीक 3 हफ्ते बाद एक शाम परवेज का फोन आया। वो अभी भी उसी फौजी वेयरहाउस में ड्यूटी दे रहा था और अब उसने मेरी पुरानी रात वाली लंबी शिफ्ट ले ली थी। फोन पर उसकी आवाज आहिस्ता, ठहरी हुई और मोहतात थी, जैसे वो अल्फाज सोच कर चुन रहा हो ताकि कोई और न सुन ले। उसने बताया कि जब से मैं वहां से ट्रांसफर होकर गया हूं, उसने उन लंबे और काले सांवों को दोबारा उस यार्ड में नहीं देखा। उन लोहे के कंटेनर्स की कतारें हर रात मुकम्मल खाली होती हैं। हॉल बी का दरवाजा हमेशा बंद रहता है और वहां जिन्नात का गश्त नहीं होता। फिर उसने देर खामोश रहने के बाद दबी आवाज में कहा, लगता है वो तुझे ढूंढते थे। ठीक अकरम, अब तू नहीं है तो वो भी वहां नहीं है, कभी यहां दुनिया में। उसकी इस छोटी सी बात ने मेरे अंदर ठहरी हुई सर्दी को फिर से जगा दिया। वो मुझे कहां ढूंढ रहे थे और क्यों? परवेज की ये छोटी सी बात पिछले हफ्ते तक मेरे दिमाग में घूमती रही और फिर पिछली जुमेरात मैं रात के 2 बजे उस बहरिया टाउन वाले प्लाजा की निगरानी कर रहा था। मेरे हाथ में टॉर्च थी और मैं रोशन बिल्डिंग में था जहां सिक्योरिटी कैमरास थे। मैं चलते हुए अंडरग्राउंड पार्किंग में दाखिल हुआ और टॉर्च की रोशनी खड़ी गाड़ियों पर डाली। पार्किंग के आखिरी हिस्से में आखिरी 2 कंक्रीट कॉलम्स के दरमियान एक बहुत लंबा और काला साया सीधा खड़ा था। जैसे ही मेरी टॉर्च उस पर पड़ी, वो वहां से गायब हो गया। उसी लम्हे मैंने मुड़कर देखे बिना अपने दाएं बाएं और पीछे वाले कॉलम्स के दरमियान उसी ठहरी हुई सर्दी, उसी शदीद दबाव और जमाशुदा बारीकी को महसूस किया। मुझे आखिर समझ आ गया कि परवेज गलत था। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप भी अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए ईमेल पर भेज सकते हैं।